नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बाल विकास के कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिन्हें हम आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? ऑप्शन ए है मध्य बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था, या फिर जन्म पूर्व अवधि, या प्रारंभिक बाल्यावस्था। आपका ऑप्शन होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इस अवस्था में अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु में बालक के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। बालकों के भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्हें वार्तालाप करने, कहानियाँ सुनाने और पत्र पत्रिकाएं पढ़ने जैसे क्रियाओं में भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा इनमें से कौन सी प्रस्तावित एक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्त अवस्था, या फिर अनुबंधन सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। बताइए इनमें से कौन सी कोहलबर्ग की है? तो यहाँ पे देखो ये डिफिनीशन दी हुई है। पूर्व परंपरागत स्तर, आत्म केंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता अभिविन्यास, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता अभिविन्यास, ये आता है आपका पूर्व परंपरागत स्तर पर। ठीक है, और ये परंपरागत स्तर पे आता है परस्पर एक रूप अभिविन्यास, अधिकार संरक्षण अभिविन्यास, ये आ जाएगा आपका परंपरागत स्तर पर। ठीक है, और इसका होगा उत्तर होगा परंपरागत स्तर, सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, या फिर प्रतीकात्मक खेल विचारों के अनुत्क्रमणीयता, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, या फिर संरक्षण कक्षा समावेशन। तो आपका डी हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, जिसकी समयावधि लगभग 11 वर्ष से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था के बच्चों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। संरक्षण का सिद्धांत, संबंध, कक्षा समावेशन या वर्गीकरण। इस अवस्था के बच्चों में जब संरक्षण का गुण आ जाता है तो समझने लगते हैं कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों में विभाजित कर देने का उस वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार कक्षा समावेशन के अंतर्गत वे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर संबंधित कर सकते हैं और वर्गीकृत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? तो ये स्कीमा जो है ये है जीन पियाजे की संरचना। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीम्स संज्ञानात्मक संरचना, सामधारणा या संतुलन समायोजन, आत्मसात्करण, विकेंद्रीकरण आदि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूलभूत भाग हैं, जबकि अनुबंधन पावलोव के अधिगम सिद्धांत के प्रबलन हल के अधिगम सिद्धांत के तथा अवलोकन अधिगम बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग हैं।
अब अगर आता है अवलोकन अधिगम कि ये किसने दिया, तो ये दिया है बंडूरा ने, ये हैं बंडूरा साहब। और अधिगम सिद्धांत के प्रबलन हल, यहाँ पे अनुबंधन, ये अनुबंधन जो है वो है पावलोव का। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? पाड़ या ढांचा बोलते हैं, यानी इसके फोल्डिंग, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता, या व्यक्तिगत वार्ता, या फिर जोर से बोलना। तो ये होगी व्यक्तिगत वार्ता, क्योंकि वो अपने आप में ही बात कर रही है। डिफिनीशन देख लेते हैं। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता कहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक या बालिका किसी कार्य को करते समय अपने आप से बात भी करते रहते हैं, इसे ही व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। किंतु जब ये अपने मन में सोचते हुए कार्य करते हैं तो उसे आत्मभाषा या आत्म केंद्रित वार्ता कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछें कि अपने आप में सोचते हुए, तो उसे आत्म केंद्रित या फिर आत्मभाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग का है कि पाड़ का है, या फिर प्रबलन का है, या फिर अनुबंधन का है? तो आपको बताना है कि पाड़ का है। इसके फोल्डिंग, पाड़ यानी ढांचा, इसको है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पाड़ का। बच्चों को इसमें डिफिनीशन दी हुई है, और इसकी डिफिनीशन पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे कई सारे सवाल बन जाते हैं, कई सारे ऑप्शन आपको इसमें से कई सवालों के जवाब इसमें छुपे होते हैं, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाड़, ढांचा, निर्माण, इसके फोल्डिंग द्वारा का उदाहरण है। वाइगोत्स्की के अनुसार ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय शिक्षक शिक्षार्थी के समसामयिक निष्पादन के आधार अपने निर्देशन और सहायता में समायोजन करता है, जिसे ढांचा निर्माण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है? आत्म केंद्रित विचार का करती है, या फिर अनम्य विचारक, या फिर सृजनात्मक विचारक, या फिर अविचारिक विचारक? ऑप्शन होगा इसमें सी, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, जिसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। तो इसका मतलब है कि वह सृजनात्मक विचारों का प्रदर्शन कर रही है। सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है। किसी समस्या पर नए ढंग से सोचना तथा समाधान खोजने के प्रयास से सृजनात्मक परिलक्षित होती है। ठीक है, ये होगा आपका सृजनात्मक विचार। क्वेश्चन नंबर 25, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना, या फिर संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो ये आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ना कि रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपके ऑप्शन ऐसे हैं तो फिर ऐसे ऑप्शन तो कट हो जाते हैं। ये यहाँ पे ये निगेटिव की होती हैं सारी। विद्यार्थियों को प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना, ये भी गलत हो जाएगा। और श्रेणी निश्चित करना, ये भी गलत हो जाएगा। डिफिनीशन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होना चाहिए। अर्थात बच्चों का आकलन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनको जो कुछ भी सिखाया गया है उनमें से वे कितना सीखे हैं और जो सीखे हैं उनमें कितनी स्पष्टता है। इसके अतिरिक्त छात्रों की क्षमताओं, अध्यापक की योग्यता और शैक्षिक कार्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की भांति जांच आकलन द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, या फिर बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, या बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, या फिर बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। डिफिनीशन है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ये किसने कहा है? रॉबिन्सन। तथा रॉबिन्सन ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस महत्वपूर्ण समूह या वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई स्थितियों के अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधित किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। इसी प्रकार हावर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुप्रकारीय होता है, यानी बुद्धि एक प्रकार की नहीं बहुत सारे प्रकार की होती है। इन्होंने मुख्य रूप से कुल 8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। अगर आपके उस पेपर में क्वेश्चन आता है कि हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो 8 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या फिर एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता को पठन वैफल्य कहते हैं। पठन वैफल्य अधिकतम विकार से ग्रसित बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई होती है और इसके अतिरिक्त भी डिसलेक्सिया में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, या फिर पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा एक अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में, कि मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, या व्यवहारवादी सिद्धांत, या अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त करना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मुख्य व्यावसायिक कक्षा शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। ए होगा आपका ऑप्शन, ए हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। ये अधिनियम सामान्य बच्चों के साथ साथ गैर लाभान्वित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों को अपने अपेक्षाओं को कम करना चाहिए या फिर अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नए तरीके ढूंढने चाहिए। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए? ये वर्ड गलत है। और तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ए हो जाएगा आपका आंसर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए ताकि समान बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे भी अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें।